जय हिंद दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है पूर्णतया कि मैं आप सबके लिए टेट, सी टेट, सुपर टेट से संबंधित स्पेशल क्लास लेके आया हूं किंग कोबरा सीरीज के नाम से। उसी के अगली कड़ी में आज मैं फिर से आपके साथ डिस्कशन करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं और देखिएगा, बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें। जैसे कि शुरू करता हूं, फिर देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? आप देखिएगा, एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? तो देखिएगा, स्थायी अवस्था, खाद्य जाल, जैव संरचना, पोषृति। देखिए, दो घटक पूछा है, एक पारितंत्र में दो घटक पूछा है। तो जैसे खाद्य जाल जो होता है दोस्तों, क्या खाद्य जाल जो होता है, अब खाद्य जाल में क्या होता है कि जैसे कोई जीव है, जैसे हम बात करें यहाँ पर बात करते हैं, ये प्लांट है, यहाँ पर क्या है, ये प्लांट है, ठीक है दोस्तों, ये है प्लांट। और इस प्लांट के बाद आप देखेंगे कि एक चेन तो इधर को चल जाती है, एक तो चेन ये हो गई, तो इसमें क्या हो गया, ये खाद्य श्रृंखला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खाद्य श्रृंखला कहलाएगा ये, ठीक है। और इसी के दूसरे क्षेत्र में अगर हम देखें, जैसे चला गया यहाँ पर हिरण हो गया, हिरण के बाद यहाँ पर हो गया लकड़बग्घा हो गया, लकड़बग्घा हो गया, लकड़बग्घा, और लकड़बग्घा के बाद हो गया आपका बाघ हो गया या शेर हो गया यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये चल गया, ये तो खाद्य श्रृंखला हो गई। लेकिन जब तरह तरह की खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं, जब कई तरह की खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं, तो वो खाद्य जाल का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फूड वेब। क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको बोलते हैं फूड वेब, ठीक है, क्लियर है। चलिए, एक तो ये हो जाती है खाद्य श्रृंखला। जब इसी तरह की कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर आपस में मिलती हैं, तो वो बन जाती है खाद्य जाल। जब संरचना बता दूं आपको, देखिए बायो स्ट्रक्चर, अब बायो स्ट्रक्चर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है आपके प्रोड्यूसर पर। किस पर? प्रोड्यूसर पर वो डिपेंड करता है। प्रोड्यूसर पर डिपेंड करेगा कि बायो स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक शब्द इसी से मिलता जुलता और होता है, बायो संचयन या जैव संचयन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जैव संचयन बोलते हैं। जैव संचयन क्या होता है? जैसे जो भी रसायन हम किसी जीव को देते हैं, खास करके जो कि शाकाहारी जीव होते हैं, उनको हम रसायन देते हैं। जैसे गाय भैंस से दूध निकालने के लिए उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। इन इंजेक्शन के कारण जो जब ये मरते हैं, इनकी डेथ होती है, तो कोई दूसरा जब जीव खाता है तो उसके अंदर ये रसायन पहुंच जाता है, जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है या उसकी भी लाइफ में संकट पैदा हो जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन रहा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? दो पारिस्थितिकी तंत्र के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो देखिएगा आप लोग दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र मान लेते हैं, ये हो गया, जिसको हमने बोल दिया, ये क्या हो गया हमारा? स्थलीय पारितंत्र। कौन सा है? स्थलीय पारितंत्र है। और एक इधर पारितंत्र हो गया जलीय पारितंत्र। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं स्थलीय पारितंत्र को टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और इसको बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। ध्यान देना। अब देखिए, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम जब आपस में पास आते हैं, तो जब पास आते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर है, ये स्थलीय पारितंत्र है, जिसको आप नाम दे सकते हैं जंगल का जो वनी क्षेत्र है। अब जंगल जहाँ से समाप्त हो रहा है, वहीं से उसी के पास से इधर मान लेते हैं कोई झील का क्षेत्र है या सागरी क्षेत्र यहाँ पे शुरू हो गया। तो अचानक से जंगल खत्म होगा और सागर शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
यहाँ कुछ एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जंगल के और सागर के या जलीय क्षेत्र के दोनों की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। जब दोनों की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं तो इसी को हम संक्रमित क्षेत्र कहते हैं, संक्रमण वाला क्षेत्र कहते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इकोटोन। दोस्तों क्या बोलते हैं इनको? इकोटोन बोलते हैं। और यह जो इकोटोन होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम दोनों के सम्मिलित गुण पाए जाने के कारण यहाँ दोनों से बेहतर यहाँ पर जैव विविधता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? जैव विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। बायोम क्या होता है? बायोम, बायोम क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि जब कई इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं तब एक बायोम का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को कहते हैं। विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या बोलते हैं? तो इनको क्या बोलते हैं? देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखें। तो देखिए, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, जब इन तीनों को हम मिला देते हैं तब बनता है जैवमंडल। क्या बनता है? जैवमंडल बनता है दोस्तों। ठीक है, जब इनको तीनों को मिला देते हैं तो जैवमंडल बनता है, और ये जैवमंडल ही क्या है? भौगोलिक पारितंत्र का संगठन है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से कोई एक अनुपस्थित है, कोई एक अनुपस्थित हो जाए तो हम जैवमंडल का निर्माण नहीं कर सकते। तो याद रखें कि सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को हम क्या बोलते हैं? जैवमंडल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? जैवमंडल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे इसमें दिया है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ? तो वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण होता है वायुमंडल, गैसों का मिश्रण होता है दोस्तों वायुमंडल। अब आप लोग पूछेंगे सर इसमें गैसों का परसेंटेज क्या होता है? तो देखिएगा, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का जो रेशियो है 78.08% होता है। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? 21% अप्रॉक्सीमेटली होता है। और इसके बाद आर्गन होती है, आर्गन कितना होता है? 0.93% होती है। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो महत्वपूर्ण गैसें हैं, ये कितनी होती है? 0.03% होती है दोस्तों। कहा जाए तो ये वायुमंडल की भारी गैसें होती हैं। वायुमंडल की क्या है ये दोस्तों? वायुमंडल की भारी गैसों में काउंट किया जाता है। और कई सारी जो है आपकी अक्रिय गैसें हैं, जिनको जो अक्रिय गैसें हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट गैसें होती हैं। चलिए, ये तो हो गया वायुमंडल। स्थलमंडल को आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। स्फीयर बोलते हैं, मतलब चट्टान मंडल बोलते हैं इसको, चट्टान मंडल। और चट्टान मंडल जो होता है वो भूपर्पटी होता है। क्या होता है? भूपर्पटी होता है दोस्तों। और भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्लियर रहेगा एकदम से? बिल्कुल। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। और जो भूपर्पटी बनी होती है, एक बताया जाता है ये सियाल का बना होता है, सिलिका और एल्युमिनियम का। भूपर्पटी भी दो प्रकार की होती है, आप लोगों को मैंने बता रखा है। एक तो भूपर्पटी होती है कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय भूपर्पटी, महाद्वीपीय होती है। और दूसरी कौन सी होती है? महासागरी होती है, महासागरी होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। स्थलमंडल, वायुमंडल और आयनमंडल। आयनमंडल जो होता है दोस्तों वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल की चौथी परत होती है क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल, आयनमंडल। चौथी परत होती है ये, चौथी परत होती है। यहाँ से रेडियो तरंगें जो है वो डाइवर्ट होती हैं, और या कहा जाए जितने भी सिग्नल्स होते हैं सब यहीं से प्राप्त होते हैं आयनमंडल से आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, पोषण के दृश्य अपघटक होते हैं। अब देखिए, जो स्वपोषी होते हैं दोस्तों, स्वपोषी होते हैं वो तो पेड़ पौधे होते हैं। कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। क्यों पेड़ पौधे होते हैं? वो इसलिए होते हैं पेड़ पौधे क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्योंकि ये अपना भोजन क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? ये
ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये पेड़ पौधे होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्व भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये बनाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? सनलाइट की उपस्थिति में बनाते हैं दोस्तों। और इस सनलाइट जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस जो बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बता दूं। प्रकाश संश्लेषण जो सर्वाधिक होता है वो किस कलर में होता है? तो होता है लाल कलर में होता है। और जो महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है वो मैग्नीज होता है। ठीक है, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। परपोषी क्या होते हैं? जो दूसरों पे, पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं पैरासाइट्स होते हैं, है ना। मृतोपजीवी क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं अपघटक दोस्तों, अपघटक होते हैं मृतोपजीवी। क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। देखिएगा पोषक अपघटक होते हैं। कौन? मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी में कौन आता है? बैक्टीरिया आता है। कौन आता है दोस्तों? बैक्टीरिया आता है। और कौन आता है? कवक आता है दोस्तों। कौन आता है? बैक्टीरिया आता है, कवक आता है। ठीक है, चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों। अच्छा लग रहा हो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मानव निर्मित पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन सा है? वन पारितंत्र तो ये नेचर ने इसको बनाया है। फसल पारितंत्र को कौन बनाया है? इसको तो मानव ने बनाया है भैया। फसल कौन बोता है? मानव बोता है ना। फसल जैसे धान का खेत है, जैसे ये क्या है? धान का खेत है। धान का खेत कौन बनाता है इसको? इसको तो मानव बनाया है धान के खेत को। ठीक है, तो जो ये फसल पारितंत्र है ये क्या है? मानव निर्मित है। घास स्थल पारितंत्र ये भी प्रकृति ने बनाया है। अलौड़ी जल पारितंत्र इसको भी प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? बर्लिन, मैनचेस्टर, ओस्लो, कहाँ पर है बताइएगा। तो देखिएगा दोस्तों, बर्लिन तो ये जर्मनी की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है। किस नदी के तट पर है? ये नदी है स्प्री नदी। कौन सी नदी है? स्प्री नदी के तट पर है। ओस्लो, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। कहाँ की है? नॉर्वे की राजधानी है। आंसर भी यही सही है आपका, ओस्लो। सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है अम्ल वर्षा से कौन? नॉर्वे। अब देखिए ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है? ओस्लो के अंदर दिया जाता है। ठीक है, चलो मैनचेस्टर की बात करो। मैनचेस्टर तो इंग्लैंड के अंदर स्थित है, इंग्लैंड। और ये अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये फेमस क्षेत्र है। ठीक है, ओसाका क्या है? इसको पूरब का क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर बोलते हैं, मैनचेस्टर बोलते हैं ओसाका को। कहाँ है? मैनचेस्टर बोलते हैं इसको। है कहाँ? जापान के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन, वायु एक है। वायु एक क्या है? यौगिक है, एलिमेंट है, मिश्रण है, विद्युत अपघटक है। तो आप देखिएगा, मैंने अभी इसके पहले सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने आपको बताया था वायु क्या है। वायुमंडल क्या है? वायु है गैसों का मिश्रण। क्या है? वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। मैंने आपको बताया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का मिश्रण होता है क्या? वायु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के में रूपांतरित होता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, घटपर्णी जो होता है वो एक पौधा होता है जो कि कहा जाए कि जंतु भक्षी या जीव भक्षी पौधा होता है। तो वो पौधा कैसे घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो कौन सा अंग होता है उसका? तो दोस्तों उसका जो पत्ता वाला भाग होता है ये घट के रूप में रूपांतरित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? अब बताइएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? बताओ, अब बताओ दोस्तों, कौन सा हो सकता है?
तो पहले देखिए उत्पादक पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब जानते हैं इसके विषय में। देखिएगा ये घास फूस है, पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। अब देखिए पूछा हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। तो आप जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ये उत्पादक होते हैं। अब जैसे इसमें गाय आ गई तो गाय तो सेकंड में आ जाएगी, मतलब ये शाकाहारी होती है। क्या होती है? शाकाहारी होती है, शाकाहारी होती है, या ये फर्स्ट कंज्यूमर आप इसको कह सकते हैं। और जो मोर होता है, मोर पक्षियों में अगर देखा जाए, मोर को देखा जाए इसमें, तो जो ये मोर होता है टॉप मोस्ट पे, तो मोर क्या होता है कि उच्च उपभोक्ता होता है। मोर हो गया उच्च उपभोक्ता, ये शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। महासागर तो एक खुद में पारितंत्र है, ये खुद एक पारितंत्र है। और हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। नित्य पोषणी झील का उदाहरण है। अब मित पोषणी मतलब जो छूटा हुआ है, उसका उदाहरण कौन सा है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो टिथिस सी था, टिथिस सागर, उसका जो अवशेष छूटा हुआ है, अवशेष जो छूटा हुआ होता है उसी को मृत पोषणी कहा जाता है। तो जो अवशेष है वो कौन सी झील है? देखिएगा टिथिस सागर का जो अवशेष, कश्मीर की डल झील बिल्कुल नहीं है, उड़ीसा की चिल्का झील नहीं है, राजस्थान की श्यामभर झील, दक्षिण भारत की ऊटी झील। तो इसका जो आंसर होगा वो राजस्थान की श्यामभर झील, यही एक झील है जो कि इससे टिथिस सागर के अवशेष के रूप में जानी जाती है। दोस्तों किसमें? टिथिस सागर के अवशेष के रूप में जानी जाती है। कश्मीर की जो डल झील है आप लोगों को पता होगा, वो ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है और ये हिमानी द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? हिमानी द्वारा निर्मित है। ठीक है। अगर मैं बात करूं चिल्का झील का, तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है। और कहा जाए तो ये भारत के सबसे बड़ी लेगून झील है। खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की ऊटी, ये जो ऊटी क्षेत्र है वो नीलगिरी में स्थित है, नीलगिरी में। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन है दोस्तों, ध्यान दे लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो संभावित क्वेश्चन वो मैं लेके आया हूं। और देखिएगा आप लोग एग्जाम के बाद पाएंगे कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने कलेक्शन दिया था। अगर आपने देखा है तो आप खुश होंगे, नहीं देखा तो आप पछताएंगे, ये जरूर मान लीजिएगा आप। नेक्स्ट, कौन सा पोषण चक्र कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है? कौन सा पोषण चक्र कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है? तो दोस्तों वो कार्बन पोषण चक्र है, जो कि पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। इसकी खोज जोसेफ प्रिस्टली, इसकी खोज जो किया था, किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टली और एंटोनी लवासियर ने किया था, इसकी खोज किया था। लेकिन इसका प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन जो किया था वो किया था हम्फ्री डेवी ने। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। नाइट्रोजन चक्र होता है,
आप लोगों को पता है जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, फिर से ये पुनः आपके इन्वायरमेंट में चला जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो 78% अप्रॉक्सीमेटली जो आपका नाइट्रोजन है वहीं से कन्वर्जन होता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है। अब बताइए इसमें पहले चरम समुदाय में, क्रमकीय समुदाय में, नवीन समुदाय में, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें जो होगा वो चरम समुदाय होगा। आंसर क्या होगा? चरम समुदाय। चरम समुदाय का मतलब कि इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु शामिल होते हैं, जीव जंतु शामिल रहते हैं। ठीक है। अच्छा, क्रमिकीय समुदाय का है तो अगर किसी एक प्रजाति के यहाँ पर व्यवस्था है, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर, अगर ये अलग अलग होंगे तो इसको हम कभी भी समुदाय नहीं कहेंगे। ये अलग अलग है तो इसमें हम जैव विविधता नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक समुदाय के अंदर तो एक ही प्रजाति है तो ये क्रमकीय नहीं होगा। नवीन समुदाय, अगर नया कोई समुदाय है तो नया समुदाय में एक ही प्रजाति होगी, तो यहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी जैव विविधता, क्योंकि जैव विविधता में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण का अध्ययन ओडम ने, होल्ट ने, किंग ने, क्लेमेंट्स ने, किसने किया था दोस्तों? तो इसका जो अध्ययन किया था वो होल्ट ने किया था। किसने किया था? होल्ट ने किया था। आपको पता होगा ओडम साहब ने क्या किया था? हैबिटेट का किया था, हैबिटेट का अध्ययन किया था, जिसको हम नीश कहते हैं, निशे का किया था उन्होंने। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का शायद अंतिम क्वेश्चन होगा ये। देखिएगा, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो देखिए, शाकाहारी तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है, परजीवी भी उपभोक्ता होते हैं, ये भी उपभोक्ता होते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और जो मृतोपजीवी होते हैं इन्हें ये उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते, ये उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गए आपके क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है एकदम। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन में लेके आपके साथ आया, डिस्कशन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनसे चैनल सब्सक्राइब कराएं। और इसके बाद आप लोग लाइक नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक किया करिए, इससे मोटिवेशन होता है मेरा और मेरे टीम का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाइक करिए और कमेंट्स करना मत भूलिए। अगर आपको पसंद आया तो अच्छे कमेंट्स करिए, और अगर कहीं पर आपको डाउट लगता है तो आप अपना डाउट भी शेयर करिए कमेंट्स में, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा दोस्तों। और ध्यान दें, हमारी ऑफलाइन क्लासें रन करना शुरू कर दिए हैं। अगर कोई भी इलाहाबाद और इलाहाबाद के आसपास का इच्छुक स्टूडेंट है, अगर वो हमसे ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहता है तो प्रीतम नगर हेड ब्रांच में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अदरवाइज वो ब्रांच ऑफिस झलवा में अपना काली मंदिर के पास स्थापित ज्ञान एकेडमी है, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवा सकता है। और कुछ दिनों तक और रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चलेगा, समथिंग 10 तारीख तक, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ केवल क्लास रन करेंगे। और अगर आप अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ये सीरीज मैं लेके आता रहूँगा। आप लोग शिद्दत से पढ़ाई करिए, पेन कॉपी हमेशा लेके बैठा करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से टेट सुपर टेट आपका आसानी से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में आपके साथ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।